हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का हरियाणा बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे 2023 का। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये अंदर हम पेपर करेंगे मैथ का पेपर। अपना मैथ का पेपर रहेगा ये, और 2023 में हुआ था। कोड ए है इसका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है। हमारे पास फंक्शन दे रखा है ए टू बी। हमें बताना ये वन वन है या ऑन टू है या क्या है, या वन वन भी नहीं है या ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो वन वन के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट देखते हैं, उसकी इमेज अगर बराबर है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि वे दोनों पॉइंट भी बराबर होने चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है। देखो, हमें दो पॉइंट की इमेज सेम ले ली, तो इसके अंदर रखेंगे एफ एक्स वन एफ एक्स टू। क्या बन जाएगा ये, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। ठीक है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू, अब इसकी करेंगे इसके साथ एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स। सिक्स है इधर, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको एक साइड लेके जाएंगे मान ली, तो ये बनेगा थ्री एक्स वन माइनस के टू एक्स टू, तो इधर तो एक्स वन बन जाएगा। और इधर क्या है, माइनस के थ्री एक्स टू है और ये माइनस के टू एक्स टू है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स टू। तो देखो, हमें दो पॉइंट की इमेज सेम ली थी, हमारे पास पॉइंट ही सेम आ गए। इसका मतलब ये तो अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो वन वन है। ये चेक करना है ऑन टू है या नहीं है, यानी कि ना इधर वन वन बोल रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये मैंने वन बोल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब हमें ऑन टू चेक करना। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, इसका कोई भी एक पॉइंट ले, उसके लिए इधर एक पॉइंट मिल जाना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट वाई मान लिया, तो वाई इसकी किसकी इमेज है, पॉइंट वाई किसी एक्स की इमेज होगी, तो ये है इमेज आगे। तो इसके केवल रख दिया हमने। देखो ये भी, इस वाई के लिए कोई एक्स मिल रहा है कि नहीं, इधर देखो एक्स को अलग से निकाल के देखो भी आ रहा है कि नहीं, या फिर डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा। तो वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स माइनस टू। एक्स को एक साइड ले आएंगे, ये बन जाएगा वाई माइनस वन, और इसको इस साइड ले आएंगे, ये बन जाएगा माइनस के टू प्लस थ्री वाई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ गया, ये तो बन गया थ्री वाई अपॉन वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस। तो ये बोल रहा है वाई अगर वन है तो ये अपने पास डिफाइन नहीं होगा, लेकिन वाई बी के अंदर है ही नहीं, देखो इन्हें पहले ही बता रखा है। तो और कोई भी अदर वाई हम रखते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो अपने एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इनकी एक्स की उस वैल्यू के लिए जो वैल्यू हम वाई की रखेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी हम वाई रखते हैं तो उसके लिए एक्स मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब ऑन टू तो है। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन आया है वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है टेन इनवर्स रूट थ्री दे रखा है माइनस कोट इनवर्स माइनस के रूट थ्री। तो हमें पता है टेन इनवर्स जो रूट थ्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्योंकि हमें पता है टेन इनवर्स एक्स, तो अपने टेन क्या होती है टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू, टेन इनवर्स को एज इट इज रख लेंगे, या क्या बन जाएगी, टेन किस, टेन की वैल्यू कितने पे होती है, पाई बाई थ्री पे ना, पाई बाई थ्री पे होती है। और ये भी पता होता है टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। अगर अपना एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है, पाई बाई टू, पाई बाई टू, इनकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में वैल्यू है, तो अपने पास टेन इनवर्स एक्स अपना एक्स के इक्वल होता है। तो ये है ये वैल्यू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू बन जाएगी पाई बाई थ्री। चलो एक वैल्यू हमने निकाली, अब हम इसकी वैल्यू निकाल, इसका भी हमें पता है कोट इनवर्स, कोट एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है अगर एक्स इनके बीच में लाई करता है। लेकिन कोट इनवर्स कोट माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, होती है हमारे पास पाई माइनस एक्स। ठीक है, अगर इधर माइनस आ गया ना तो हमारे पास ये होती है, तो ये वैल्यू होती है वैसे तो कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होती है, ये वैल्यू होती है भाई।
सॉरी फॉर दिस, से बन जाएगी अल्टीमेटली। ये तो होता ही है हमारे पास, ये होती है कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो कोट इनवर्स माइनस एक्स है इधर अपने पास, तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एक्स क्या बन गया, √3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पाई माइनस, ये कितने पे होती है वैल्यू, ये होती है पाई/6 के ऊपर। तो ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास, जो ये वैल्यू थी इसकी जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, और ये वैल्यू आई थी इसके लिए। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट होगी क्योंकि हमने ये निकाल लिया। तो ये क्या होगी, पाई/3 माइनस इसकी जगह पे ये रख दो जो अब हमने निकाल लिया, पाई माइनस पाई/6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/6। ये क्या होता है 60, ये क्या होता है 30। 30 और 60 क्या हो गया 90। 90 क्या हो गया, पाई/2 माइनस पाई। तो पाई/2 माइनस पाई क्या होता है, माइनस के पाई/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी वाला। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए हमारे पास दे रखा है। इंग्लिश वाला पोर्शन निकाल लेती हूँ मैं। देखो, ए हमारे पास दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स भी कैसी, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। और हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम। तो ये रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, क्या बनेगा, कोस एल्फा, अब कोस एल्फा साइन एल्फा है ना। ये वाली लाइन ऐसे लिखी जाएगी, साइन एल्फा, और ये वाली लाइन वैसे लिखी जाएगी। हमारे पास क्या दे रखा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज हमें निकालना है। ए ट्रांसपोज जैसे आ जाएगा तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज क्या बन गया, कोस एल्फा साइन एल्फा। ट्रांसपोज बनाने है ना, तो ये वाली जो लाइन है ये ऐसे लिखी जाएगी, कोस एल्फा साइन एल्फा। और ये वाली जो रो है इसको कॉलम बनाएंगे तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। इसकी प्रोडक्ट करनी है ए के साथ, ए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वही रहेगी। तो हम इसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहली रो की मल्टीप्लाई करनी है पहले कॉलम से, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से करनी है, तो कोस एल्फा की कोस एल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। अब क्या करनी है, इस रो की इस दूसरे वाले से करनी है, तो कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। ये बनेगा माइनस साइन इंटू माइनस, माइनस साइन इंटू कोस एल्फा। इनके ऊपर वाला है वो पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा, तो इधर क्या बन जाएगा अपने पास 0। सेम हम इधर करेंगे, साइन अल्फा के मल्टीप्लाई इससे कोस अल्फा से, कोस की माइनस साइन से, तो ये 0 बन जाएगा। और इसकी करेंगे तो साइन का स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 1 0 0 1। यह क्या बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है ये वाली। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, डिटर्मिनेंट लेके आना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, हमको मतलब हमें अपनी मर्जी देखनी कि हम कौन सी रो के अकॉर्डिंग या कौन सी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। मैं एक्सपेंड करूंगी पहली रो के अकॉर्डिंग। तो पहली रो के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसका पहला ये लेंगे, पहला जो भी एलिमेंट है वो, इनटू इसका हमें लेना होता है रिमाइंडर। कैसे निकालते हैं, वो रो गई और वही कॉलम गया, तो क्या बच गया, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है। ऐसे ही निकालते हैं ना। फिर हमें क्या लेते हैं, इधर दूसरे में हमारे पास आता है माइनस, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, और इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसका माइनर देखेंगे हम। माइनर कैसे निकलेगा इसका, इसका माइनर कैसे निकलेगा, ये वाला एक कॉलम और ये वाली रो गई, बाकी बचे हुए का हम क्या लेते हैं इधर डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, फिर हमें प्लस लगाना है और ये वाला एलिमेंट लेना होता है ट्रू, थर्ड एलिमेंट, और इसी का हमें क्या लेना होता है अभी माइनर। ठीक है, माइनर कैसे निकलता है इसका, ये वाली एक रो हो गई, यही कॉलम गए, बचे हुए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। क्या बन गया हमारे पास, ये तो 0 है, 0 इंटू कुछ भी आएगा तो 0 ही बन जाएगा। ये -1 1, इसका निकालेंगे क्या बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस इसका 0 -6,
ये बन गया +2, ये क्या बन गया -3 -0। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो 6 प्लस में ये क्या बन गया -6, 0 आ गया अपना आंसर। तो ये का डिटरमिनेंट की वैल्यू हम बता देंगे क्या आई है, 0। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, बस एक फंक्शन दे रखा है जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला ना हमारे पास गलत दे रखा है, इसको ऐसे करो। हमने देखा ये क्वेश्चन, ये इसमें गलत दे रखा था। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स के लिए। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एट, पहले मैं x इक्वल टू 2 पे देखूंगी और फिर देखूंगी x इक्वल टू 10 पे, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस है तो इसकी x हर एक पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगा, तो लिमिट x टू नेगेटिव, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही है। तो टू नेगेटिव पे निकालेंगे तो टू नेगेटिव पे तो इसकी लिमिट दे रखी है 5, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट देखेंगे, वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, राइट को शो करेगा। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, क्या दे रखा है एफ एक्स, ये 2 पॉजिटिव है, x की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है ये ना, तो ये आ जाएगी अपनी ए एक्स प्लस, इस जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगी 2a प्लस बी। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस बी, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो क्या हो जाएगी 2a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई, हमें तो a और b की वैल्यू लेके आनी है। अब हम देखेंगे 10 के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 के ऊपर निकालेंगे तो इस 10 पुट कर दीजिए, 10a प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या बनेगी 21। तो दो इक्वेशन बन गई अपने, एक इक्वेशन वो थी, एक इक्वेशन ये, जिनको हम सोल्व करेंगे तो देखो इसके नीचे ही लिख लेती हूँ मैं। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बचेगा 8a इज इक्वल टू कितने, कितना बच गया 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचता है। तो a की वैल्यू तो हमारे पास आती है 2, इधर a की वैल्यू B1A2 इस ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा जी। देखेंगे 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल कितनी दे रखी है, इंक्रीज हो रही है, किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इनकी सेकंड दिखा रखा है, इनकी टाइम की रिस्पेक्ट में रेडियस हमारे पास चेंज हो रही है, इनकी dr बाई dt दे रखा है, कितनी दे रखी है 3। हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया जब हमें पास जो रेडियस दे रखी है वो 10 है, रेडियस जब 10 हो तो हमें एरिया जो आएगा उसके अंदर चेंज बताना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। ओके, एरिया क्या होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हमें करना है डेरिवेटिव। आर बाई डी टी कर देंगे, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है हमारे पास, 3 दे रखा है ना, तो ये कितना बन जाएगा 6 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो ये बन जाएगा 6 पाई इंटू 10 3 पाई। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, हमें बताना है। अगर हमारे पास कर्व दे रखी है, कर्व क्या है, पैराबोला कर्व है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यानी कि उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, इसका कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी कि 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a। ठीक है जी, ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y।
हमारे पास पॉइंट दे रखा है, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो वाई की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 280। ये कट जाएगा, 2 ए से ए पे कितना बच गया 2/t। तो हमें देख लेंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दे रखा है 8th क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन में हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड एक्स को 1/cos²x, और हम cosecant²x को क्या लिख सकते हैं 1/sin²x। क्या बन गया ये हमारे पास sin²x/cos²x हमारे पास हो जाता है tan²x dx। इसका तो हमें डायरेक्ट पता नहीं, लेकिन हम इसको किस चीज में तोड़ लेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 + tan²x तो tan²x क्या हो जाएगा sec²x -1। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेट हो जाएगा, वो हो जाएगा sec²x -dx। sec²x का क्या होता है tan x, ये माइनस dx का हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास देखो ये क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में ये हमारे पास दे रखा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करना है। तो ये इंटीग्रेशन है और दो फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो इसको कैसे करेंगे आइलेट रूल से। आइलेट रूल क्या बोलता है, पहले हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वो लेंगे, अगर हमारे पास लोगरिथम है तो दूसरे नंबर पे वो लेंगे, अलजेब्राइक है तो उसको तीसरे नंबर पे, यानी कि अलजेब्राइक है इसके अंदर, तो ये हमारे पास पहला फंक्शन बन जाएगा। फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन बन जाएगा। फिर हमें लेना होता है एक्सपोनेंशियल, ऐसे हम इसको सीक्वेंस में लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रखते हैं इसके अंदर, और दूसरे का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन इसका करना है हमें। पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू cos²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का होता है -sin, और इसके अंदर ये कांस्टेंट होता है, ये नीचे आता है और डिफरेंशिएशन में ऊपर आता है। -dx/dx क्या होगा 1, और इसका क्या बन जाएगा -k sin 2x/2। बस एक इंटीग्रेशन तो रहता ही है, क्योंकि एक बार इसका करना है करके फिर इस होल का करना था। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -kx sin 2x/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली माइनस और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 का। ये क्या बन गया -kx sin 2x/2 प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इनका होता है -cos/2। कोस का साइन होता है, साइन का होता है -cos4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, लेकिन ऊपर मैंने एक गलत बता दिया, कोस का साइन होता है, माइनस कोस नहीं होता। कोस का क्या होता है साइन, तो इधर प्लस का साइन चलेगा हमारे पास ही, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस ही रहेगा, और ये वाला आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास देखेंगे 10 का क्वेश्चन क्या दे रखा है। 10th क्वेश्चन में हमें बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आनी है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व। ये हमारे पास कर्व दे रखी है, इसके हमारे पास बतानी है क्या आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें बनानी होती है तो क्या होता है, जितने हमारे पास कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना होता है, तो हमारे पास आ जाती है। हमें ये कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये रिमूव करने हैं, तो इसका पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा y/dx। sin x का क्या होता है cos x प्लस b। एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे d2y/dx किया, ये तो हमारे पास रहेगा, cos का क्या होगा -k sin x प्लस, ये वाले है ना, ये वाली टर्म तो ये बन गई, तो इसको पुट कर देंगे y। तो देखो हमारे पास क्या बन रही है d2y/dx प्लस y, इस साइड आएगी तो देखो ये रहे,
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इजक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो मेरे पास दे रखा है 11th क्वेश्चन, हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें क्या लेके आना है, जनरल सॉल्यूशन लेके आना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखे, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वाई और 10x तो है ही। तो हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, y के एक साइड और x के एक साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन लेके आना। तो इसका क्या बनेगा, log ऑफ y। 10x का क्या होता है, log 10x होता है, प्लस कांस्टेंट भी हम log की टर्म में ऐड कर लेंगे ताकि इसको कैंसिल आउट कर सके, log c। ये क्या बन जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log m प्लस n क्या होता है, log mn। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी सेकेंट एक्स। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है जी, अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक इवेंट ए की 3/5 और एफ एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और ई और एफ के बारे में क्या बताया है, इंडिपेंडेंट है। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो अगर हमारे पास इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो हम निकाल लेंगे ना उसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दे रखी है 3/5, प्रोबेबिलिटी एफ क्या दे रखी है 3/10। तो ये तो हमारे पास बन गई 9/50। ठीक है, तो हमें तो ये लेके आना है ना, तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला कहता है ए यूनियन बी का कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इधर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन है। देखो इधर जरूरत थी, ई की क्या है 3/5 प्लस 3/10 माइनस इसकी क्या है 9/50। तो एलसीएम ले लेंगे 50 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 30, हो गया हमारे पास 9 तो ये कितना बन गया, 45 में से 9 गए तो 36 अपॉन 50। देखो ये दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हमारे पास अब क्या दे रखा है, अभी 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक डाई हमने थ्रो की है 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर 4 टाइम्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इतने इतने टाइम उछाला गया है एक डाई को और इतने टाइम के लिए निकाल, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम के होते हैं। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, पी अगर प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की और क्यू है फेलियर की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, यानी कि जितने की हमें निकालनी है, टोटल मान लिया एन है, तो वो क्या आएगी एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो उसकी निकाल, एन क्या दे रखा है, कितने बार थ्रो किया टोटल, तो 6 टाइम। तो एन तो हमारे पास हो गया 6। निकालनी कितनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड, लेकिन 4 टाइम आएगा तो आएगा उसकी क्या होगी 4। ओड टाइम की प्रोबेबिलिटी, मान ले ई हमारे पास कोई एक इवेंट है, वो ओड आने की है, तो ओड आएगा कितने कितने 3 5 1 3 5। तो ये कितने बन गए, फेवरेबल केस तो हमारे पास 3 बन गए, टोटल कितने 6। तो पी क्या बन गई प्रोबेबिलिटी 1/2। तो फेलियर की कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी, ये होती है 1 माइनस 1/2। तो ये 1/2 क्यों होगी, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। एन तो था अपने पास 6, तो 6 से आर, आर क्या है 4, ये हो गया 1/2 के पावर आर, और क्यू की क्या है 1/2 के पावर एन माइनस आर की 2। तो क्या बन गया ये 64 को हम क्या लिखेंगे, 64 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 5/2, 1/2 के पावर 4 और 1/2 के पावर 2, तो ये 1/2 के पावर 6। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा 2 3 6 15 तो बाहर रह गया, और 2 के पावर 6 कितना होता है
64, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 15/64। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है वेरिएंस का। हमारे पास जो मेन होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, और इसका क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई। ठीक है, वेरिएंस का। 15 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दे रखा है 15 वाला क्वेश्चन। इफ ए यूनिट वेक्टर ए के साथ, मान लो ये हमारे पास दे रखी है, एक ये वेक्टर है, पी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ तो बना रहा है π/3, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है π/4, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, ये थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी, तो हमें पता है अगर कोई भी अल्फा बीटा एंगल हमारे पास कोई भी एक बना रहा है, तो हमारे पास जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, यानी कि अल्फा बीटा क्या होता है, एंगल ही होते हैं उस लाइन के द्वारा जो हमारे पास एक्सिस के साथ बनाए गए हैं। तो आई क्या है, इधर एक्स एक्सिस को ही तो दिखा रही है, इसके अंदर पुट कर देंगे कोस स्क्वायर। अल्फा क्या है अपना π/3 है, प्लस बीटा क्या है π/4 है, और हमें ये थीटा तो बताना है, ये गामा अपना थीटा दे रखा है। तो कोस π/3 कितना होता है 1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ये π/4 कितना, तो 1/√2, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बन गया, ये कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास है 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आएगा अपना, इधर 4 आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि 1/4। ठीक है, यानी कि कोस स्क्वायर अपना थीटा है ना 1/4 के इक्वल आ गया, तो रूट लेंगे दोनों साइड, कोस थीटा अपना आ जाएगा 1/2। 1/2 कब होता है अपना, ये होता है π/3 के ऊपर कोस थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है 16 क्वेश्चन, हमें दो प्लेन दे रखे हैं, इनके बीच में एंगल बताना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी प्लेन दे रखा है, तो हमें प्लेन में किस फॉर्म में होते हैं, आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर ये दे रखा है और एक वेक्टर ये दे रखा है, तो इसमें क्या होता है कोस थीटा, अपना एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा क्या होता है n1 इंटू n2, n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस एंगल निकालेगा। तो ये इधर क्या बनेगा, इसके अंदर n1 वेक्टर क्या बनेगा 2i प्लस जे प्लस 3k, और n2 वेक्टर क्या बनेगा, देखो इसके अंदर i माइनस 2j। तो कोस थीटा क्या बन जाएगा अपने पास n1 इंटू n2 वेक्टर, इन दोनों के प्रोडक्ट। नीचे आएगा इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 9 अंडर द रूट, और ये क्या बनेगा 1 और 4, इसका करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट कर लो पहले, ऊपर क्या बनेगी इसकी प्रोडक्ट 2 इंटू 1 2, जे है तो -2 और 0 अपॉन ये बन गया रूट 14 और 5। तो ऊपर क्या बन गया, ये तो 2 - 2 तो 0 ही बन गया, नीचे कुछ है तो 0 ही रहेगा, यानी कोस थीटा जो है हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/2 पे होता है ना, तो π/2 आ जाएगा इनके बीच में एंगल, लेकिन दोनों वेक्टर n1 और n2 के बीच में एंगल हमारे पास 90 बनेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया सेक्शन ए, कल हम करेंगे सेक्शन बी।